बच्चों हम पढ़ रहे हैं सामाजिक, और सामाजिक के तहत हम तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। इसके तहत हम 2 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। पहले भाग के तहत हमने देखा था कि जो भारत की संसद होती है उसका सामान्य परिचय क्या होता है, यानी कि संसद किस तरीके से बनती है। दूसरे भाग के अंदर हमने संसद की जो मुख्य भूमिका है उसके बारे में अध्ययन किया था। साथ ही संसद के जो कार्य थे उसमें जो प्रथम कार्य था संसद के कार्य के तहत उसमें उसका हमने अध्ययन किया। यानी संसद के जो 3 प्रमुख कार्य हैं, पहला है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव, दूसरा है सरकार को नियंत्रित और मार्गदर्शित करना और जानकारी देना, और तीसरा है कानून बनाना। यानी हम जो पिछला दूसरा अध्याय था उसमें इस कार्य की हम बात कर चुके हैं कि सरकार किस प्रकार से राष्ट्रीय सरकार का चुनाव संसद के माध्यम से किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि जो सरकार होती है उस पर संसद किस प्रकार से नियंत्रण बनाए रखती है, साथ में सरकार को मार्गदर्शित करती है और जानकारी देती है, और कानून बनाना। ये जो 2 कार्य हैं इनके बारे में हम इस वाले भाग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन और जानकारी देना, ये हमारे जो संसद का दूसरा कार्य है महत्वपूर्ण। इसके तहत बच्चों क्या होता है कि जो हमारी संसद होती है उसके अंदर जो सांसद लोग होते हैं उनकी एक बैठक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सत्र या अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्र या अधिवेशन। यानी ये जितने भी सांसद लोग होते हैं वो आपस में मिलकर बैठते हैं और बैठकर वो कानूनों पर नियम बनाने का जो कार्य होता है उसको करते हैं, तो उसको कहते हैं सत्र या अधिवेशन। तो साल में कितनी बार ये सत्र और अधिवेशन होते हैं बच्चों? ये साल में 3 बार अधिवेशन या संसद का जो सत्र होता है वो चलता है। कौन कौन सा? पहला होता है बजट सत्र, जो शुरुआत में फरवरी और मई महीने में आता है, जिसमें हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए बजट का निर्धारण किया जाता है कि कौन कौन से कार्यों के लिए कितना पैसा लगाया जाएगा। तो ये बजट सत्र कब होता है? फरवरी और मई माह में। दूसरा है मानसून सत्र। मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त माह में। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो होता है नवंबर और दिसंबर माह में। तो इस प्रकार से जो संसद होते हैं उस संसद की बैठकें होती हैं, यानी कि उनके सत्र अधिवेशन होते हैं जिनके माध्यम से कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों जब ये होता है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उस सत्र के दौरान सबसे पहले क्या होता है कि प्रश्नकाल आता है। जब आप संसद के सत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आप बड़ी कक्षाओं में प्राप्त करेंगे, उसके तहत आप जानेंगे कि जो संसद का कार्यकाल होता है उसमें जो हमारे समयावधि निश्चित होती है और उस समयावधि के तहत ही कार्य किया जाता है। तो जो पहले घंटे की जो समयावधि होती है वो होती है प्रश्नकाल। क्या होती है? प्रश्नकाल। ये जो प्रश्नकाल की जो समयावधि होती है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों, सांसद जो भी बैठे होते हैं वो सरकार से क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? जनता के मुद्दों से संबंधित होते हैं। यानी कि जनता के जो भी मुद्दे होते हैं या कानूनों से संबंधित कोई मुद्दा होता है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न सांसदों के माध्यम से संसद में उठाया जाता है। इसको कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अभी हमने देखा था कि जो हमारी कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है, उसको नियंत्रित किया जाता है। आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रश्नों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित किया जाए? तो बच्चों ऐसा आपके साथ में भी तो होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपसे लगातार कोई प्रश्न करे, तूने ऐसा क्यों किया, ये काम कितने समय में किया, इतना काम करना चाहिए था, इतना क्यों नहीं किया। तो आप पे एक दबाव बनेगा और अगली बार से आप क्या करेंगे? उस काम को सुचारू रूप से करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जो कार्यपालिका के ऊपर लगातार प्रश्नों की बौछार होती है और उनको जब उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है मंत्रियों को, तो इससे क्या होता है कि अगली बार जब मंत्री कोई भी कार्य करते हैं तो वो सुचारू तरीके से करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से उनको बार बार ये दबाव लगाया जाता है कि आपने जो कार्य किया है वो किस प्रकार से किया, इसे हमें उत्तर के माध्यम से पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से संसद में जो प्रश्न होते हैं उसके द्वारा कार्यपालिका पे नियंत्रण किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रण। हम ये पढ़ रहे हैं ना कि सरकार का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। तो पहला हो गया प्रश्नों के माध्यम से, यानी जो प्रश्नकाल के अंतर्गत जो संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं सरकार से, उससे उस पे अंकुश लगता है, उनकी जो कार्य पद्धति होती है वो सुचारू बनती है। तो ये जो प्रश्न होते हैं बच्चों, ये संसद में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य रूप से।
तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें एक चीज और होती है कि इन प्रश्नों के माध्यम से सरकार को क्या होता है कि जो अपनी खामियां होती हैं, अपनी जो कमियां होती हैं, उनके बारे में सरकार को पता चलता है और वह उन कमियों को दूर करते हैं। तो संसद में ये जो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले, समझ में आया। जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, यानी कि उनको कोई लिखित में कुछ नहीं होता, सिर्फ मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और फिर पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपने ऐसा क्यों किया, अच्छा ऐसा करने के लिए आपको ये साधन मिले थे, इनका उपयोग किया। तो ये तारांकित प्रश्न होते हैं जो सिर्फ मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उनका लिखित रूप से जवाब देना पड़ता है। जो सरकार के जिस भी मंत्री से या जिस भी विभाग से प्रश्न पूछा जाता है, उस विभाग का जो मंत्री होता है वो अतारांकित प्रश्न का लिखित में उत्तर देता है। समझ में आया। और तीसरा होता है अल्प सूचना वाले। अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होते हैं उनको एक समावधि के अंतर्गत उनका उत्तर देना होता है। इसके बारे में हम आगे वाली जो हमारे आगे जो कक्षाएं होंगी उनमें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर एक संसद के द्वारा संसद में पूछा गया एक प्रश्न है, उसके बारे में हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो लोकसभा है 2007 की, उसके अंदर 30 नवंबर 2007 को एक प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न में का जो शीर्षक था वो था जंक फूड, विद्यालयों में जंक फूड। तो इसमें जो प्रश्न पूछा था वो था, सालरापट्टी कुप्पुस्वामी ने पूछा था कि क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों में विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने और पोषण मानक विकसित करने को भी कहा है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अगर कहा है कि भाई सरकार विद्यालयों में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाएगी तो उसका पूरा ब्यौरा हमें दीजिए। क्या केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा उपयुक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। यदि हाँ तो उसका भी हमें क्या चाहिए, ब्यौरा चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों, आप बच्चों से संबंधित ही और बच्चों से संबंधित कि विद्यालयों में जंक फूड पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। अगर लगाया गया है तो हमें पूरी उसकी विवरण का ब्यौरा हमें दीजिए। तो इसका उत्तर क्या दिया गया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं उसके माध्यम से कै और ख का जी नहीं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उसमें कहा है कि वे विद्यालय पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालय को दिशा निर्देश जारी करने के विषय में विचार करें। कि ये कहा गया है कि भैया ऐसा कुछ हमने अभी तक प्रतिबंध या मानक तय नहीं किए हैं, सिर्फ हमने क्या दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये उत्तर महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनके माध्यम से दिया गया है। तो ये हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका किस तरीके से उत्तर दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो प्रश्न होते हैं इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका और सरकार पर नियंत्रण रखती है। और ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि संसद में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं प्रश्नकाल के दौरान उससे क्या फायदा होता है या क्या लाभ होता है। तो क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि सांसदों के जो प्रश्न से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। यानी जो सरकार होती है उसको अपने पूरे जो भी कार्य और योजनाएं उन्होंने चलाई हैं उनके बारे में उनको फीडबैक प्राप्त होता है। सरकार चुस्त रहती है, सरकार से बार बार प्रश्न पूछने से सरकार कार्य में क्या रहती है, चुस्त रहती है, अपने कार्य को पूरी तरीके से करने के लिए प्रयासरत रहती है। कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण बना रहता है और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाया जाता है। इसके लिए विपक्षी दल अहम भूमिका अदा करते हैं। ये जो नीतियों के बारे में और कार्यक्रमों की जो कमियों के बारे में बार बार प्रश्न किया जाता है वो अक्सर विपक्षी दल के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपने देखा विपक्षी दल किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का। बच्चों इसके अलावा वित्त से संबंधित जो सभी मामले होते हैं वो भी संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके माध्यम से संसद सरकार पर नियंत्रण करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। वित्त संबंधित क्या बात होती है बच्चों की, हमारे देश में जो भी कार्य होता है उसके लिए पैसा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, पैसा। अब सरकार के पास ये पैसा आता कहाँ से है, सरकार के पास बच्चों ये पैसा आता है हमारी जनता से। जनता से कैसे आता है, सरकार जनता से कर लेती है। क्या लेती है, कर। जैसे आपने देखा होगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो अपने आय का कर देता है। इसी तरीके से परिवहन के अंदर टोल टैक्स पे कर दिया जाता है।
तो इस तरीके से करों के माध्यम से सरकार क्या करती है, पैसा इकट्ठा कर लेती है। अगर संसद का कोई नियंत्रण न रहे, अंकुश न रहे, तो सरकार तो बहुत सारा कर लगा देगी आम जनता पे, और उससे क्या होगा, जनता का तो पूरा धन का शोषण हो जाएगा। तो इसलिए जो भी वित्तीय बात होती है, जो बजट सत्र के अंतर्गत निर्धारित होती है, उसमें यह निर्धारित किया जाता है कि सरकार किन करों को जनता पर लगाएगी और उन करों से जो प्राप्त धन है उसको किन किन कार्यों में खर्च करेगी। यानी शिक्षा में कितना धन खर्च करेगी, स्वास्थ्य पे कितना धन खर्च करेगी, या फिर और किसी विकास के कार्य हैं उन पे कितना धन खर्च करेगी। ये पूरा ब्यौरा संसद के माध्यम से बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है सरकार के माध्यम से, और उस पे बहस होती है। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे जो हमारी सरकार होती है, जो हमारी कार्यपालिका होती है, उस पर नियंत्रण बना रहता है। और अगर मार्गदर्शन भी दिया जाए कि मान लो वित्त संबंधित कोई, तो संसद उसमें अपना सुझाव देती है, अपना मार्गदर्शन देती है कि आपको इस तरीके से इस वित्त का उपयोग करना चाहिए, और जानकारी भी देती है। अंत में जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है। जो हमारे सांसद होते हैं उनकी अहम भूमिका होती है, और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। जो सारा काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं, और वो ही सांसद जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे लोकतंत्र का क्या होते हैं, एक मुख्य आयाम होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से जो संसद होती है सरकार पर या कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, साथ में कार्यपालिका को मार्गदर्शित करती है और उनको सूचना देती है। इसका तीसरा कार्य है हमारी संसद का, वो है कानून बनाना। क्या है, कानून बनाना। यानी संसद जो ये कार्य जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और इस कार्य के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम पूरे अध्याय के माध्यम से कानून बनाने के ऊपर अध्ययन करेंगे। समझ में आया? तो चलिए, अंत में संसद में लोग कौन होते हैं, इसके लिए क्या होता है, जो प्रतिनिधि मूलक हमारे लोकतंत्र है अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। पूरा जो भारत है हम उसको पूरे को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे हित होते हैं और हमारे अनुभव होते हैं, हम उनसे संबंधित कार्य ज़्यादा करते हैं, और उनसे संबंधित ज़्यादा कार्य करने पे क्या होता है, आम जनता की अवहेलना हो जाती है। जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मान लो कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में किसी जाति बहुल के लोग ज्यादा रहते हैं, या फिर कहें कि उस क्षेत्र में आर्थिक रूप से संपन्न लोग रहते हैं। अगर वहां का कोई प्रतिनिधि चुना जाएगा तो वो तो अपने भले के लिए कार्य करेगा। जाति बहुलक है तो वो अपनी जातियों के लिए ज्यादा कार्य करेंगे। आर्थिक रूप से संपन्न है तो वो अपने आप को और ज्यादा विकसित करेंगे। गरीब लोगों के लिए या फिर दूसरी जातियों के लिए उनके द्वारा कार्य कम किया जाएगा। तो ऐसे निदान के लिए हमारी संसद के तहत ये बात निश्चित की गई है कि जो विधानसभा नहीं, जो लोकसभा की जो सीटें होती हैं, जो चुनाव होते हैं प्रतिनिधियों के, वो निर्धारित कर दें अलग अलग को। अलग अलग को कैसे निर्धारित कर दें भाई, इसके अंदर अनुसूचित जाति हैं उनको और अनुसूचित जनजाति को, दोनों को आरक्षित किया गया है। यानी उनकी जो सीट है वो आरक्षित कर दी गई है। जिससे क्या होगा, इससे ऐसा इसलिए होगा ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों को और आदिवासी उम्मीदवार को ही जीत मिले, और ये संसद में दलितों व आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को ही अच्छे प्रकार से उठा सकें। यानी ये जो पूरा क्षेत्र होगा, जिस भी जाति बहुल का होगा, उससे संबंधित ही सांसद यहाँ से चुने जाएंगे, और वो सांसद अपने लोगों के हित के लिए मुद्दे उठाएंगे और उनको उन मुद्दों से संबंधित उनका कार्य या उनका निष्पादन करेंगे। यहाँ पर आप हमारे भारत का मानचित्र देख सकते हैं, और इस मानचित्र में आपको अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, हरा, नीला और गुलाबी। यहाँ पे जो कुल सीटें हैं वो हैं 543। 543 में से जो ये गुलाबी सीटें, गुलाबी रंग दिखाई दे रहा है, ये हमारी जो सीटें हैं वो सामान्य सीटें हैं। सामान्य सीटों का मतलब 412 जो हमारे 543 में से जो 412 सीटें हैं वो सामान्य लोगों की सीटें हैं, सामान्य की है। और साथ में ये जो नीले नीले आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो सीटें हैं जो अनुसूचित जाति को दी गई है। यानी जो SC हैं उनके लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, 84। और जो ये आपको
हरे रंग की दिखाई दे रही हैं, ये जो हरे रंग की जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं, ये सभी आदिवासी क्षेत्र हैं भारत के। इन आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एसटी के लिए 47 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो बच्चों इसके माध्यम से आप देख सकते हो कि संसद के अंदर आदिवासियों को और जो दलित लोग हैं उनके लिए सीटों का निर्धारण किया गया है। अभी हाल में ही क्या हो रहा है कि महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है और इस सवाल पर अभी बहस जारी है। महिलाओं को भी संसद में पूरी भागीदारी नहीं मिल रही है, इसलिए उनको भी आरक्षित सीट देने का प्रावधान हो रहा है। 60 साल के पहले संसद में मात्र 4% महिलाएं थी और इनका प्रतिनिधित्व था, और अभी भी लगभग 15% से कम महिलाएं हैं। बच्चों ये ध्यान हो कि हमारे देश में आधे से अधिक महिलाएं हैं, बराबर की संख्या है, लेकिन संसद में इनकी संख्या कितनी है? 15% से भी कम। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 17वीं लोकसभा है 2019 की जो लोकसभा है उसके अंदर महिलाओं की सीटें मात्र 14.4% ही हैं। इससे पहले 2014 में तो उससे भी कम थी, 11.3% ही थी। 2009 में 11% थी और 2004 में मात्र 9% महिलाएं संसद में थी। यानी कि महिला सांसद जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो इनकी संख्या को भी बराबर करने या 33% करने के लिए सरकार लगातार क्या कर रही है? लगातार इनका आरक्षण का सुझाव पेश किया जा रहा है और हो सकता है आगामी समय के अंदर महिलाओं को भी संसद के अंदर भागीदारी का आरक्षण मिल सके। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये पूरा पाठ कंप्लीट कर लिया है। इस पूरे पाठ के तहत हमने जाना कि जो हमारी संसद होती है वो क्यों जरूरी होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, भारतीय संसद के अंतर्गत कौन कौन से सदन होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं और संसद का मुख्य कार्य क्या होता है। संसद का जो मुख्य कार्यों के तहत हमने पढ़ा कि जो संसद है वो सरकार का क्या करती है? निर्माण करती है, साथ ही संसद के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण और उसका मार्गदर्शन बनाए रखना होता है और सुझाव देना होता है। और जो उसका तीसरा प्रमुख कार्य है कानून बनाना, उसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसको बार बार देख के इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले बिंदु के साथ में।